हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है 10 जुलाई और आज हम लोग पढ़ेंगे 10 जुलाई के सभी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को और साथ ही सभी क्वेश्चन से जुड़े इम्पोर्टेंट फैक्ट्स भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का पहला सवाल है, विश्व ग्रामीण विकास दिवस कब मनाया गया है? तो 6 जुलाई 2025 को पहली बार विश्व ग्रामीण विकास दिवस के रूप में मनाया गया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा इस दिवस की घोषणा 22 सितंबर साल 2024 को की गई थी। 6 जुलाई 1979 सेंटर ऑन इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट फॉर एशिया एंड द पैसिफिक की स्थापना ढाका, बांग्लादेश में की गई थी। इस दिन को चिन्हित करते हुए यह दिवस मनाया गया है। इस दिवस का उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली आबादी, मुख्य रूप से महिलाओं, आदिवासियों और युवाओं पर केंद्रित विकास को बढ़ावा देना, साथ ही गरीबी ह्रास, खाद्य सुरक्षा, पारिस्थितिकी संरक्षण, डिजिटलीकरण, आर्थिक और भौतिक सेवाओं तक पहुंच सुनिश्चित करना। साल 2025 के लिए इस दिवस की थीम है ग्रामीण सशक्तिकरण, वैश्विक प्रभाव। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 6 जुलाई। अगला सवाल है, हाल ही में पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना की शुरुआत हाल ही में राजस्थान सरकार द्वारा की गई है। इसका उद्देश्य है राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में बीपीएल परिवारों को गरीबी मुक्त बनाना और साथ ही उन्हें आत्मनिर्भर बनाना। इस योजना के लिए कुल बजट है 300 करोड़ रुपए। योजना के पहले चरण में लगभग 5000 से 5002 गाँव को चयनित किया जाएगा, जिसमें कि 30,631 बीपीएल परिवारों की पहचान की जाएगी और प्रत्येक बीपीएल परिवार को 1 लाख रुपए तक की सहायता राशि दी जाएगी उनके आजीविका या फिर स्वरोजगार के लिए। जबकि गरीबी रेखा से ऊपर के परिवारों को 21,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। साथ में आत्मनिर्भर परिवार कार्ड भी दिया जाएगा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजस्थान। अगला सवाल है, विश्व मुक्केबाजी कप 2025 के दूसरे चरण में भारत ने कितने पदक जीते हैं? तो विश्व मुक्केबाजी कप 2025 इसका आयोजन 2 चरणों में किया गया है। इसका पहला चरण 31 मार्च से 5 अप्रैल 2025 तक किया गया था, जो कि ब्राजील में किया गया था। भारत ने पहले चरण में 6 पदक जीते थे, जिसमें कि 1 स्वर्ण, 1 रजत और 4 कांस्य, और दूसरे स्थान पर भारत रहा था। दूसरे चरण का आयोजन हाल ही में 30 जून से 7 जुलाई 2025 तक किया गया है, जो कि कहाँ किया गया है? तो कजाकिस्तान में। भारत ने इस दूसरे चरण में 11 पदक जीते हैं, जिसमें कि 3 स्वर्ण, 5 रजत और 3 कांस्य। भारत के इस विश्व मुक्केबाजी कप 2025 में कुल पदक होते हैं, यानी कि पहले चरण में 6 और दूसरे चरण में 11। तो सवाल है, दूसरे चरण में भारत ने कितने पदक जीते हैं? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 11 पदक। अगला सवाल है, हाल ही में लॉन्च कन्फेशंस ऑफ अ शेक्सपियर एडिक्ट नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो आंसर हो जाएगा वी.एस. रवि। अब कुछ और इम्पोर्टेंट बुक्स। तो द चीफ मिनिस्टर एंड द स्पाई नामक पुस्तक अमरजीत सिंह दुल्लत द्वारा लिखी गई है। जनता की कहानी मेरी आत्मकथा हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय द्वारा लिखी गई है। विन द बैटल ऑफ योर माइंड स्क्रोल लेस रीड मोर नामक पुस्तक रीता राममूर्ति गुप्ता द्वारा लिखी गई है। नैरेटिव्स ऑफ द बेंच अ जज स्पीक्स नामक पुस्तक भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमन्ना द्वारा लिखी गई है। द डायरी ऑफ अ क्रिकेटर्स वाइफ पूजा पुजारा द्वारा लिखी गई है। व्हाइट लिली विद्या कृष्णन द्वारा लिखी गई है। इंदिरा गांधी एंड द इयर्स दैट ट्रांसफॉर्म्ड इंडिया नामक पुस्तक श्रीनाथ राघवन द्वारा लिखी गई है। प्रजाला काठे आत्मकथा बंडारू दत्तात्रेय द्वारा लिखी गई है। अ डिफरेंट काइंड ऑफ पावर जसिंदा अर्डन द्वारा लिखी गई है। और पीएमओ प्राइम मिनिस्टर ऑफिस थ्रू द इयर्स नामक पुस्तक हिमांशु रॉय द्वारा लिखी गई है। अगला सवाल है, हाल ही में राशन के लिए फेस आईडी का उपयोग करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो हाल ही में हिमाचल प्रदेश राशन वितरण के लिए आधार आधारित फेस ऑथेंटिकेशन प्रणाली शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बना है।
इसकी शुरुआत औपचारिक तौर पर 5 जुलाई 2025 से की गई है। इसका उद्देश्य है ओटीपी और बायोमेट्रिक में आने वाली परेशानियों से बचना और राशन वितरण को तेज और सक्षम बनाना। राज्य में अभी तक राशन वितरण में ओटीपी या बायोमेट्रिक के माध्यम से पहचान की जाती थी। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हिमाचल प्रदेश। अगला सवाल है, किस राज्य में एशिया की सबसे बड़ी जंगल सफारी बनाई जाएगी? तो एशिया की सबसे बड़ी जंगल सफारी हरियाणा में अरावली पहाड़ियों में बनाई जाएगी, जो कि 10,000 एकड़ क्षेत्र में फैली होगी। राज्य के गुरुग्राम और नूह जिले में यह स्थित होगा। गुरुग्राम में 6,000 एकड़ क्षेत्र में और नूह जिले में 4,000 एकड़ क्षेत्र में यह फैला होगा। यह परियोजना पारिस्थितिकी संरक्षण, पर्यावरण अनुकूल संरचना और सतत पर्यटन पर जोर दिया जाएगा इस परियोजना के तहत। अब इससे फायदे क्या होंगे? तो हरियाणा के पर्यटन क्षेत्र में वृद्धि होगी, साथ ही स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी बनेंगे। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हरियाणा। अब कुछ और सवालों को वन लाइनर के तौर पर देखेंगे। तो पहला है, हाल ही में किस देश द्वारा भारतीय प्रधानमंत्री को की टू द सिटी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो अर्जेंटीना द्वारा। अगला है, हाल ही में ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2025 का खिताब किसने जीता है? तो लैंडो नॉरिस ने। अगला है, हाल ही में फुमथम वेचायाचाई को किस देश का कार्यवाहक प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो थाईलैंड का। अगला है, हाल ही में कुंवर आनंद सिंह का निधन हुआ है, यह किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो राजनेता थे। अगला है, केरल का पहला स्कीन बैंक किस स्थान पर शुरू किया जाएगा? तो केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में। अगला है, हाल ही में तमिल विक्की सुरन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो वी वेदाचलम को। अगला है, हाल ही में किस देश द्वारा भारतीय प्रधानमंत्री को अपने देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ द सदर्न क्रॉस से सम्मानित किया गया है? तो ब्राजील द्वारा। अगला है, भारत स्वास्थ्य अनुसंधान के लिए भारत के पहले राष्ट्रीय बायो बैंक की शुरुआत कहाँ की गई है? तो नई दिल्ली में। अगला है, भारत और किस देश के बीच चेन्नई तट पर जामाता तटरक्षक अभ्यास का आयोजन किया जाएगा? तो जापान के साथ। अब कल के क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। तो कल का पहला सवाल था, हाल ही में जेनिफर सिमंस किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति नियुक्त की गई हैं? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन ए, सूरीनाम। अगला सवाल था, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा जन सुरक्षा संतुष्टि अभियान की शुरुआत की गई है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन ए, गुजरात। अगला सवाल है, हाल ही में भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग का निर्माण कहाँ किया गया है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन बी, उत्तराखंड। अगला सवाल था, हाल ही में भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन सी, आस्था पूनिया। अगला सवाल था, हाल ही में इनोवेटिव फिजिशियन फोरम के 7वें वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन IPF मेडिकॉन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन बी, नई दिल्ली। अगला सवाल था, हाल ही में भारत का पहला निजी सैटेलाइट इंटरनेट किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन बी, अनंत टेक। अगला सवाल था, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन नियुक्त किए गए हैं? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन डी, संजोग गुप्ता। अगला सवाल था, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री वृंदावन ग्राम योजना की शुरुआत की गई है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश। और कल के वन लाइनर के सवाल थे। पहला था, हाल ही में महिला T20 क्रिकेट में 100 विकेट लेने वाली दूसरी भारतीय खिलाड़ी कौन बनी है? तो राधा यादव। अगला था, त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय का शिलान्यास किस राज्य में किया गया है? तो गुजरात में। अगला था, जूलियन मैकमोहन किस देश के प्रसिद्ध अभिनेता थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो ऑस्ट्रेलिया के। अगला था, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा प्रमुख राजमार्गों पर टोल टैक्स में कितने प्रतिशत की कटौती करने की घोषणा की गई है? तो 50%। अगला था, हाल ही में अफगानिस्तान में तालिबान शासन को औपचारिक तौर पर मान्यता देने वाला पहला देश कौन सा बना है? तो रसिया। इससे पहले भी रसिया ने खुद के द्वारा प्रतिबंधित किए गए संगठनों की सूची से भी तालिबान को हटा दिया है।
अगला था हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट ने कहां आधिकारिक तौर पर अपना कार्यालय बंद करने की घोषणा की है, तो पाकिस्तान में। अगला था हाल ही में 103वां अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस कब मनाया गया है, तो 5 जुलाई को। अगला था एशिया के सबसे पुराने फुटबॉल टूर्नामेंट डुरंड कप के कौन से संस्करण का आयोजन 2025 में किया जाएगा, तो 134वें। और कल का लास्ट क्वेश्चन था स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने कहां अपना पहला विदेशी कार्यालय खोला है, तो दुबई में। अब टुडे फैक्ट, तो आज के टुडे फैक्ट में हम पढ़ने वाले हैं भारत के शास्त्रीय नृत्य को। तो शास्त्रीय नृत्य, भारत में वर्तमान में शास्त्रीय नृत्य अब 9 हो चुके हैं। दरअसल पहले ये 8 थे। हाल ही में भारत के 9वें शास्त्रीय नृत्य के तौर पर पूर्वी भारत के नृत्य छऊ को केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय द्वारा आधिकारिक तौर पर मान्यता दी गई है। अब ये भारत के 9 शास्त्रीय नृत्य कौन से हैं, तो पहला है भरतनाट्यम जो कि तमिलनाडु से संबंधित है। दूसरा है कथक जो उत्तर भारत से संबंधित है। तीसरा कथकली केरल से संबंधित है। चौथा मोहिनीअट्टम केरल से संबंधित है। पांचवा कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से संबंधित है। छठा है मणिपुरी जो मणिपुर से संबंधित है। सातवां ओडिसी ओडिशा से संबंधित है। आठवां है सत्रिया जो कि असम से संबंधित है। और 9वां बना है छऊ जो कि पूर्वी भारत से संबंधित है। अब इन भारत के 9 शास्त्रीय नृत्य को हम थोड़े शब्दों में जानेंगे। तो पहला है भरतनाट्यम, तो यह भारत की सबसे पुरानी नृत्य शैली है। भरतनाट्यम 3 शब्दों से मिलकर बना है। पहला है भाव, दूसरा राग, तीसरा ताल। इस नृत्य का उल्लेख शिल्पाधिकारम और भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में भी मिलता है। यह एकल स्त्री नृत्य है जो कि दक्षिण भारतीय मंदिरों की देवदासी प्रणाली से विकसित किया गया है। भरतनाट्यम नृत्य को एक हार्य के रूप में भी जाना जाता है जहां पर एक नर्तक एक ही प्रदर्शन में कई भूमिकाएं निभाता है। इस नृत्य में कर्नाटक संगीत शैली के साथ मृदंगम, बांसुरी, झांझ, वीणा और वायलिन जैसे वाद्य यंत्रों का भी प्रयोग किया जाता है। अगला है कथक, तो यह शास्त्रीय नृत्य का एक रूप है। इसका नाम कथा शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ है कहानियां। कथक के कुछ प्रमुख घराने भी हैं जिनमें पहला है लखनऊ घराना। दरअसल अवध के आखिरी नवाब वाजिद अली शाह के संरक्षण में कथक अपने स्वर्ण युग में पहुंचा था। उसी वक्त वाजिद अली शाह ने लखनऊ घराने की स्थापना की थी। अगला है जयपुर घराना, यह अपनी लयबद्धता के लिए जाना जाता है। और तीसरा है बनारस घराना, यह एकमात्र शास्त्रीय नृत्य है जिसका संबंध मुस्लिम संस्कृति से है। अब कथकली, तो कथकली नृत्य की उत्पत्ति उत्तरी केरल के पारंपरिक आदिवासी नृत्य थेयम और कलारीपयट्टू से हुई है। यह नृत्य भक्ति, नाटक, संगीत, वेशभूषा और श्रृंगार का मिला जुला रूप है। कथकली शब्द 2 शब्दों कथा यानी कि कहानी और काली प्रदर्शन से बना है। इसे बैले ऑफ द ईस्ट के नाम से भी जाना जाता है और यह हिंदू धर्म पर आधारित है। इस नृत्य में मुख्य रूप से आंखों और भौहों का प्रयोग किया जाता है। आंख और भौहों का प्रयोग एक नृत्य की मुद्राओं के साथ जोड़ा जाता है और इस नृत्य के दौरान स्टेज के पीछे बजने वाले गाने का अनुसरण करते हैं इस नृत्य को करने वाले कलाकार। चौथा है मोहिनीअट्टम, ये भी केरल से संबंधित है और यह एकल शास्त्रीय नृत्य है। इसका नाम हिंदू पौराणिक कथाओं की जादूगरनी मोहिनी के नाम पर रखा गया है। इस नृत्य में चेहरे के भावों के साथ हाथ के इशारों और मुख के अभिनय को भी महत्व दिया जाता है। पांचवा है कुचिपुड़ी, यह आंध्र प्रदेश से संबंधित है और इस नृत्य की उत्पत्ति आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में स्थित कुचिपुड़ी नामक गांव से हुई है। इस गांव में इसका पहली बार प्रदर्शन किया गया था। शुरू में यह नृत्य केवल पुरुषों द्वारा किया जाता था, वर्तमान में ज्यादातर महिलाओं द्वारा यह नृत्य किया जाता है। छठा है मणिपुरी, तो इसकी उत्पत्ति पूर्वोत्तर भारतीय राज्य मणिपुर से हुई है। सातवां है ओडिसी, तो यह दक्षिण पूर्वी नृत्य शैली है जिसे ओद्रा मगध भी कहा जाता है। वर्तमान में इसे ओडिसी नृत्य के रूप में जाना जाता है। यह नृत्य भुवनेश्वर में उदयगिरी और खंडगिरी की गुफाओं में पहले मौजूद था जब जैन राजा खारवेल इस नृत्य के संरक्षक थे। इसे अभिव्यंजक नृत्य शैली के रूप में भी जाना जाता है, यानी कि इस नृत्य में अलग अलग मुद्राओं का प्रयोग किया जाता है। यह नृत्य शैली गोयात्मक के रूप में भी जाना जाता है जो कि त्रिभंगा नामक एक
अद्वितीय शारीरिक मुद्रा का अनुसरण करती है। जयदेव की लिखी पुस्तक गीत गोविंद को ओडिसी नर्तक की बाइबल भी कहा जाता है। 8वां है सत्रिया, तो यह असम से संबंधित है। 15वीं शताब्दी में असम के वैष्णव संत और समाज सुधारक महापुरुष शंकर देव द्वारा इसे विकसित किया गया था। इस नृत्य को वैष्णव आस्था के प्रचार के लिए एक सशक्त माध्यम के रूप में बनाया गया था। और 9वां है छऊ, जो कि पूर्वी भारत से संबंधित है। छऊ शब्द संस्कृत शब्द छाया से ली गई है, जिसका अर्थ है छाया या मुखौटा। छऊ के तीन प्रकार हैं इस नृत्य के। पहला है सरायकेला छऊ, जो कि झारखंड से संबंधित है। इसमें मास्क युक्त नृत्य किया जाता है। दूसरा है मयूरभंज छऊ, जो कि उड़ीसा से संबंधित है। यह मास्क रहित होता है। और तीसरा है पुरुलिया छऊ, जो कि पश्चिम बंगाल से संबंधित है। ये भी मास्क युक्त होता है। और साल 2010 में छऊ नृत्य को यूनेस्को की इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज सूची में शामिल किया गया था। तो आज के सेशन में इतना ही। कल के टुडे फैक्ट में हम पढ़ेंगे ब्रिक्स सम्मेलन के बारे में।